वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं आचार संहिता कि भारत हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिन जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और वहाँ पर आचार संहिता लग गई है। तो हम ये जानेंगे आचार संहिता होती क्या है और ये कौन लगाता है और ये चुनाव कैसे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानकारी कर लेते हैं कि आचार संहिता। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 राज्य जो हैं हमारे कहाँ कहाँ पर ये चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं हमारे पास। पहला हमारे पास राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। तो 5 राज्यों में जो चुनाव है हमारे ये होने हैं, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव इसमें होना है। ठीक, तो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इनकी डेट भी घोषित कर दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे 7 फेज में होंगे। पहला फरवरी, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च। ये 7 चरणों में क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। दूसरा, पंजाब में चुनाव 14 फरवरी को, उत्तराखंड में 14 फरवरी को, गोवा में 14 फरवरी को, मणिपुर में 3 मार्च को चुनाव होने हैं। ठीक है। अच्छा, और जानकारी है उत्तर प्रदेश में कहां पर कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, यानी कि 403 हमारे यहां से विधायक बनेंगे। जिसमें से अगर किसी भी कैंडिडेट को इसमें जो जीतना होगा, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को जीतने के लिए कितने विधायक होने चाहिए? 202। अगर कोई विधायक 202 विधायक ले आता है तो उसके 202 विधायक बन जीत जाते हैं तो वो क्या बनेगा? उसकी सरकार बन जाएगी। पंजाब में कुल जो सीटें हैं हमारी 117 है। पंजाब में सीटों की संख्या कितनी है? 117। तो पंजाब में अगर सरकार बनाने के लिए सीटें कितनी जीतनी चाहिए? 1, यानी कि 1 अगर सीटें मिल जाएगी तो पंजाब में कोई मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उत्तराखंड में सीटें कितनी है? 70 जीतने के लिए चाहिए 36। उसका गोवा 14 फरवरी को होगा, सीटें कितनी है? 40, जीतने के लिए चाहिए 21। फिर मणिपुर में 3 मार्च को होगा, सीटें कितनी है? 60 है और बहुमत कितना चाहिए? 31 सीटें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये हो गए राज्यों में चुनाव, इनके नतीजे 10 मार्च को आने हैं। ठीक है। अच्छा, और एक जानकारी कर लेते हैं। इन चुनाव होता है तो चुनाव कोई ना कोई करवाएगा, तो चुनाव करवाता कौन है? तो आज ये जानकारी करते हैं चुनाव कौन करवाता है। तो चुनाव जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा राज्य चुनाव आयोग होता है और एक होता है सेंट्रल, यानी कि केंद्रीय राज्य आयोग होता है। तो दोनों का जो काम होता है अलग अलग चुनाव करवाते हैं। जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वो कौन कौन से चुनाव कराते हैं? वो हमारे चुनाव जो करवाता है, राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो भी वही करवाएगा। लोकसभा का होगा तब भी वही करवाएगा। राज्यसभा का होगा तब भी कौन करवाएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक। अच्छा, विधानसभा का, अगर विधानसभा में जो विधान परिषद का चुनाव होगा वो भी कौन करवाएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाएगा। तो इतने चुनाव हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है। अच्छा, अब पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिका का हो गया, तो इनका जो चुनाव होता है करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। इसका चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग का करती है, इनका चुनाव करवाती है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझ लेते हैं कि चुनाव आयोग का जो है ये हमारे संविधान में हमारे आर्टिकल कौन सा होता है? ये 324 में भी आर्टिकल में दिया गया है कि चुनाव, यानी कि किसी भी या मुख्यमंत्री की या लोकसभा का या राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो कौन करवाएगा? चुनाव निर्वाचन आयोग करवाएगा। ये आर्टिकल हमारे 324 में दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जान लेते हैं कि ये तो चुनाव आयोग होगा कौन कौन करवाते हैं। अब ये बात कर लेते हैं चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव आयोग में कितने लोग मेन होते हैं? तो चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं। एक जो लोग होता है ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है मेन, और 2 उसके रहते हैं उपाध्यक्ष, यानी कि 1 और 2 का कितने? 3। टोटल चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं।
एक मुख्य चुनाव आयोग नियुक्त होता है, दूसरा दो उसके उपाध्यक्ष होते हैं। दोनों कितने होते हैं, यानी कि 3। तीनों के पास जो होता है एक सेम, उनकी योग्यता भी सेम होती है, कार्य भी उनका सेम होता है, मतलब हर चीज क्या होती है, ये तीनों की सेम होती है। ठीक है, अच्छा ये तो चुनाव आयोग हो गया। अब अगर ये जानकारी कर लेते हैं कि आखिर चुनाव आयोग में जो ये मुख्य आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुने जाते हैं, इनका चुनाव तो होता नहीं, ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कैसे चुने जाते हैं, तो इसको लिए क्या किया जाता है, जो देश का हमारे प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अगर देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सलाह देता है, एडवाइस देता है, किसको देता है, राष्ट्रपति को, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या कर देता है, आदेश मतलब सलाह देता है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के मेंबरों की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। ठीक है ये, अच्छा इनका कार्यकाल कितना रहता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 6 साल का होता है। कितना होता है, 6 साल का होता है, यानी कि 65 साल के ऊपर का नहीं होता, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। अच्छा एक चीज और बहुत अच्छी चीज है, अगर ये प्रश्न करे कोई कि मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करवाता है और प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करवाता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना, तो इनका चुनाव कोई नहीं करवाता है, इनका चुनाव कोई नहीं करवाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी कोई करवा, प्रधानमंत्री को तो कौन, जो हमारे सांसद जीतेंगे वही तो उसको क्या करेंगे, वही अपना नियुक्त कर लेंगे, है ना। और जो विधायक जीतेंगे, विधायक अपना कौन चुनते हैं, सीएम चुनते हैं, है ना, उसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गए चुनाव आयोग, तो ये निर्वाचन आयोग क्या होता है। अच्छा अब एक चीज और जान लेते हैं, ये जो चुनाव आयोग होता है इसके पास पावर क्या होती है, ये काम क्या करता है और इसके पास क्या क्या इसके पास पावर होती है। तो चुनाव आयोग के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। चुनाव आयोग जब से मतलब लगता है, यानी कि आचार संहिता जब से लग जाती है और जब तक चुनाव होते नहीं है तब तक किसके पास पावर होती है, ये चुनाव आयोग के पास ही पावर होती है। अच्छा एक दूसरा प्रश्न और समझने वाला है कि चुनाव आयोग में सदस्य तो 3 रहते हैं, तो ये पूरे देश में यानी कि कहां जहां जहां राज्य सरकार में चुनाव होते हैं कैसे करवा लेते हैं, तो ये काम कैसे करवाते हैं। तो चुनाव आयोग किसको अपनी जिम्मेदारी देता है, अपनी जिम्मेदारी देता है डीएम के, यानी कि वहां के डीएम के। तो जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं हर जिले का एक डीएम होगा, तो उन डीएम को क्या करता है, बुलवाता है और उनकी एक मीटिंग करवाता है, उनको सख्त आदेश दे देता है कि चुनाव जो होगा निष्पक्ष चुनाव होगा, हर जगह का चुनाव क्या होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, और पूरे उनको गाइडलाइन दे देता है, पूरा वर्कलोड किस पर ला देता है, ये डीएम के ऊपर। तो हर क्षेत्र का हर जिले का जो चुनाव होता है वो कौन होता है, मेन प्रभारी उसका डीएम होता है। डीएम ही क्या करेगा, डीएम के पास सारी चीजें रहती है। ठीक है, अच्छा अगर हमें मान लीजिएगा किसी को अगर विधायकी का मान लीजिए पर्चा भरना, तो किसके पास जाएगा पर्चा भरने के लिए, डीएम पास जाता है। आप विधायक हो लेकिन तब भी आप किसके ऑफिस जाओगे, डीएम पर अपना पर्चा भर लेकर जाओगे और डीएम के सामने ले जाओगे। उसमें आपके पर्चे में लिखा होगा मेरा नाम ये है, मेरी शैक्षिक योग्यता ये है, मेरा कोई कहीं पे कोई क्राइम नहीं है, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, ये हमारा पर्चा है, अभी हम चुनाव लड़ने के लिए आदेश दीजिए है। तो आप पर्चा लेकर जैसे डीएम का ऑफिस जाते हैं तो डीएम क्या करता है, उस पर्चे को सबसे पहले पढ़ता है, पढ़ने के बाद 5 मिनट उसको पढ़ता है, फिर जाकर क्या करता है, उसको साइन करता है, यानी कि आपका पर्चा भर गया, आप विधायकी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, ये पावर होती है किसकी, डीएम की। और डीएम की इतना नहीं, अगर डीएम की इतना पावर होती है, जैसे अभी हाल में जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने बनारस के कहाँ सांसद हैं, तो अपना पर्चा भरने के लिए कहाँ गए थे, बनारस। तो बनारस गए थे तो अपने क्षेत्र का जो डीएम होगा तो उसी के पास जाएंगे। तो अब सोचिए डीएम के पास एक कितना है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, अब डीएम के पास इतना पावर होता है कि प्रधानमंत्री एक खड़ा होता है, प्रधानमंत्री 5 मिनट तक खड़ा रहता है और डीएम क्या करता है, उसके पर्चे को पढ़ता है, उसको बैठने के लिए कोई सीट नहीं। अब ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री है उनका जितने सीएनजी और डीआईजी जितने भी वो है अपने गार्ड को लेकर उसके अंदर नहीं जा सकते, वो सब बाहर ही खड़े रहेंगे। डीएम ऑफिस केवल प्रधानमंत्री ही जाएंगे, आराम से अपना पर्चा दिए और 5 मिनट तक वो खड़े रहेंगे। अब ये सोचिए एक डीएम के पास कितनी पावर होती है कि एक पता प्रधानमंत्री देश का वो खड़ा है और आप उसको क्या कर रहे हैं,
हम उसको बैठने के लिए नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा अधिकार होता है। ये होता है चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव, ये क्या होता है, आचार संहिता का होता है। तो इसीलिए कहता है कि जो पढ़ाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है। वो पढ़ाई अगर आप अच्छी करेंगे तो आप कहीं भी कहीं की लेवल पर जा सकते हैं, है ना, किसी को अपने आगे झुका सकते हैं। वो भी किस पर, एजुकेशन पर भी, नॉलेज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास और क्या आदेश होता है, इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। अब अगर ये, अब मान लीजिए अगर आप पिताजी का पर्चा भरने गए और उसने आपका पर्चा निरस्त कर दिया, अगर निरस्त कर दिया तो आप विधायक के लिए कहीं भी लड़ नहीं सकते, है ना। तो ये पर होते हैं। और दूसरा वर्ष के पास क्या होता है, अगर आचार संहिता जब से लग जाती है, अगर आप उसमें कुछ गाइडलाइन होती है, आप कितनी गाड़ियों में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 4-5 गाड़ी लेकर आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, और किसी ने शिकायत कर दी चुनाव आयोग की कि विधायक साहब 5 गाड़ियों के साथ इधर घूम रहे हैं, अच्छा, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, तुम्हारा पर्चे कैंसिल कर देगा, कहोगा लड़ते रहो विधायकी, तुम क्या कर देगा, पर्चे रद्द कर देगा। इसीलिए जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो जितने भी नेता होते हैं वो एकदम शांत स्वभाव हो जाते हैं, मतलब कोई नहीं, ना तो हमारे जैसे इसमें ना तो मुख्यमंत्री, ना तो कोई भी, जितने भी करंट टाइम में है सब एकदम शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारा पावर किसके पास आ जाता है, ये चुनाव आयोग के पास ही जितना पावर है हमारा, सारा चुनाव आयोग के पास ही पावर रहता है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। चुनाव आयोग किसको देता है, डीएम को। डीएम जितने होते हैं पूरे क्षेत्र को कंट्रोल काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो चुनाव आयोग के पास बहुत सारा पावर होता है, जहां इतना पावर होता है कि प्रधानमंत्री को अपने सामने खड़ा कर सकता है। बताइए, ये भी बड़ी बात होती है। ये हो गया हमारे चुनाव आयोग। अच्छा, अब एक चीज और बात कर लेते हैं, जैसे अभी हमारे आचार संहिता लगी है, तो आचार संहिता लगी है, उसकी गाइडलाइन क्या है, उसकी जो गाइडलाइन है, जैसे तो चुनाव आयोग के जो कॉन्फ्रेंस जैसे आते हैं उस टाइम से क्या लगता है, चुनाव आचार संहिता लग जाती है, और जब तक चुनाव चलता है तब तक आचार संहिता लग रहती है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें गाइडलाइन क्या निकालते हैं, तो कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चुनाव आयोग, तो उसमें गाइडलाइन निकालते हैं। पहली गाइडलाइन होती है, आपराधिक आरोप वाले उम्मीदवार का इतिहास बताना होगा। मतलब जितने भी उम्मीदवार अगर है कोई लड़ने के लिए, तो उनका जो क्राइम रिकॉर्ड है वो बताना पड़ेगा कि हाँ, हमारे को 10 केस चल रहे, 15 केस है, जो चल रहा वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरे का उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं, और अपना आप नामांकन, मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी नामांकन भर सकते हैं। ठीक। तीसरी होती है, हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। तो गाइडलाइन क्या थी, हर जितने भी बूथ हमारे बनेंगे उसमें मास्क और सैनिटाइजर की क्या की जाएगी, एक व्यवस्था की जाएगी। तीसरा कहता है, चुनाव आयोग का धन बल का इस्तेमाल रोक रहेगी। मतलब आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, धन बल जो होता है पैसे नहीं खर्च कर सकते, बल्कि पैसे खर्च होता है इसका उल्टा सब होता है काम। ठीक है। पांचवा चुनाव सभा, आप कोई भी चुनाव सभा नहीं कर सकते आचार संहिता लगने के बाद, रैली नहीं कर सकते, कोई भी आप रैली नहीं कर सकते हैं जब तक आचार संहिता लगेगी। केवल वर्चुअल प्रचार होगा, केवल, यानी कि अब ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, अब कैसे पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। वर्चुअल प्रचार का मतलब होता है प्रचार कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, है ना। छठा कहेगा, कोरोना संक्रमित को क्या सुविधा, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है उसको भी वोट डालने का अधिकार कैसे होगा, पोस्टल बैलेट से। अपना पोस्टल बैलेट से डाक द्वारा भेज दीजिए, आपकी वोट क्या हो जाएगी, पड़ जाएगी। ठीक। सातवां कहता 17% पोलिंग बढ़ाया गया, गाइडलाइन जारी की गई है कि जो 16% हमारे पोलिंग बूथ है वो क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए हैं। और एक चीज और, 2,75,000 जो है हमारे नए पोलिंग स्टेशन क्या हुए, बनाए गए हैं। इतने पोलिंग स्टेशन क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और जो सबसे इस चुनाव में सबसे ज्यादा है कि जो चुनावी खर्च होगा 40 लाख होगा, यानी कि अगर जैसे कोई साथ विधायक अगर आता है कि 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर देता, लेकिन अब आप नहीं उल्टा कर सकते। ये चुनाव आयोग का नियम होता है कि आप खर्च को कितना करेंगे, 40 लाख के ऊपर नहीं खर्च करेंगे। अच्छा, एक चीज और जानकारी कर लेते हैं कि कहां पर कौन चुनाव में कितना खर्च होता है, कि ये हमारे पास कौन सा है, राज्यसभा। जब इसका चुनाव होता है कि विधायकी का जब चुनाव होता है तो पहले क्या थे, आप 28 लाख, यानी कि जो बड़े शहर हैं आप कितना खर्च कर सकते हैं, 28 लाख।
लेकिन अब ये 28 लाख से बढ़ गया, कितना खर्च कर सकते हैं, 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। और जो छोटे राज्य हैं, जो छोटे राज्य होते हैं, पहले सीमा थी आप 20 लाख तक इसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन अब सीमा बढ़ा दी, कितनी खर्च कर सकते हैं, 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए हमारे विधायकी के लिए। अब आता है जो सांसद वाले चुनाव होते हैं। अब जो सांसद वाले चुनाव होते हैं, पहले थी आप 70 लाख खर्च कर सकते थे, अब इसको बढ़ा दिया गया। अब इसको कितना कर दिएगा, 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते। और जो छोटे जिले हैं, मतलब छोटे जिले हैं, तो उसमें कितना खर्च कर सकते हैं, पहले थी 54 लाख, अब कितना खर्च कर सकते हैं, 75 लाख खर्च कर सकते हैं। ये हो गया खर्चा। ठीक, कौन सांसद में, कौन विधायक में कितना रुपए खर्चा कर, जो विधायकी का खर्चा है कितना खर्च कर सकता है, करीब 40 लाख खर्च कर सकता है, इसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मान लो इनके किसी कैंडिडेट ने इससे ऊपर खर्चा कर दिया, तब क्या लगता है, आर्टिकल 1951 में नियम हुआ था, आर्टिकल 77 में ये बताया जाता है कि 30 दिन में, चुनाव होने के बाद आपको 30 दिन में जो है आपको डेटा देना पड़ेगा कि हमने कितना पैसा खर्च किया। 30 दिन के अंदर आपको पैसे दिखाना पड़ता है कितना हमने पैसा खर्च किया। इन केस अगर आपका जो खर्च है वो सीमा कितनी थी, 40 लाख, 40 लाख से अगर ऊपर हो जाता है, तब चुनाव आयोग सब क्या करती है, सेक्शन 10A के तहत, सेक्शन 10A के तहत क्या करेगी, आपको 3 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, 3 साल तक आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका खर्चा ज्यादा हो गया। लेकिन अब इसमें ये बताइए, अब अगर कोई विधायक 40 लाख रुपए खर्च करता है, 40 लाख की तो 5 फार्चूनर लेकर चलता है, उसका किराया नहीं निकलेगा 5 अगर फार्चूनर अगर जो विधायक लेकर चलता हो, तो सोचिए उसका एक दिन का, हम कहते हैं तो एक महीने का खर्चा है, 15 दिन का तो खर्चा हुआ, इससे ज्यादा पैसे खर्च करते हो। लेकिन कैसे खर्च करते हैं हम, अब विधायक तो कितना खर्च कर सकेगा, 40 लाख खर्च करेगा, लेकिन अब मान लीजिए उसका कोई जानने वाला दोस्त मित्र है, तो क्या कहेगा, बैनर का पर्चा तुम दे दो, सामग्री यानी कि कहीं खाने पीने का खर्चा तुम दे दो, पेट्रोल का खर्चा दूसरा दे दिया, तो उसने तो अपने पैसे से खर्च नहीं किया, खर्च के कौन किया, उसके मित्र कर दिए, तो वो तो खर्चा उसमें थोड़ी काउंट होगा। अब जो वो खर्च करेगा वो खर्चा क्या होगा, उसमें काउंट होगा। इसलिए क्या होता है, नेताओं का जो खर्च होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनके रिकॉर्ड में उनके कितना रहता है, 40 लाख का खर्चा रहता है उनके। ठीक है, वरना उनको 3 साल की क्या हो जाएगी, 3 साल का बैन लग जाएगा, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अच्छा, एक चीज और समझने वाली चीज है यहाँ पर, जो चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा पावर डीएम को होता है, डीएम का पुलिस पास जाता है। अब एक चीज यहाँ पर आती है कि लोग ये कहते हैं ना कि पुलिस वाले जो होते हैं उनको पैसे लेकर काम कर देते हैं, ये कर देते हैं और सुनते नहीं है। तो देखिए पुलिस वाले को एक्चुअल देखा है, जितने भी हमारे पुलिस भाई हैं उनकी अगर एक्चुअल में ये देखा जाए तो उनके पास इतना प्रेशर रहता है। अब ये बताइए, अभी चुनाव होने वाले हैं, डीएम ने सब आदेश दे दिया, अब चुनाव आयोग चाहे किसी भी टीचर को उठा लेगा, किसी पुलिस वाले को उठाए, जहां चाहे वहां उसको रख सकता है। ठीक, तो पुलिस वाले को पूरा वो दौड़ाएगा। अब पुलिस वाले के पास कोई केस आया, अब उसको पता है कि इसको भी नहीं छोड़े, कहीं नेताजी का फोन आ जाएगा, कहीं उसका फोन आएगा, है ना, तो भी सोचता है कि चलो ले देकर आराम से काम पहले निपटा दो, है ना, तो उनकी गलती नहीं होगी, वो ऐसे वर्कआउट पहले से होता है। तो ये हो गए। अच्छा, अब एक चीज और पढ़ते हैं, इसमें जो नियम होते हैं, यानी कि आचार संहिता तो लग गई, अब इसमें क्या क्या नहीं कर सकते, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ये क्या क्या नहीं कर सकते, उनके टाइम में वही थे। तो पहले सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जो सरकारी को गाड़ी दी जाती थी, अब आप इससे गाड़ी से चल नहीं सकते, ठीक, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी, ट्रांसफर नहीं कर सकते, आचार संहिता लग रही है, आप किसी भी कर्मचारी का कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कौन करेगा, ये केवल हमारे चुनाव आयोग ही कर सकता है, वो चाहे किसी को कहां भी ट्रांसफर कर सकते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब जी इसको नहीं कर सकते। ठीक, ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा है विज्ञापन खर्च, आप विज्ञापन खर्च नहीं कर सकते। हमारे जितने भी जो चुनाव होते हैं, मतलब हमारे सीएम साहब, पीएम साहब जितने भी होते हैं, तो उनको विज्ञापन खर्च कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट के थ्रू विज्ञापन खर्च मिलता है, कि विज्ञापन खर्च करने का आप पैसा है, कितना खर्च किए, इतना, वो उनके बजट में जुड़ता है। ठीक है, आप नहीं कोई जितनी भी
इस समय आचार संहिता चल रही है, आप जितनी भी नई योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकते, कोई भी नई योजना नहीं शुरू हो सकती, प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं कर सकते, कोई भी प्रोजेक्ट का ना तो उद्घाटन होगा और ना तो क्या होगा, शिलान्यास होगा। ठीक है, साइन वाली गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। साइन वाली जिसमें आप लगा कहते हैं होंठ लगा होता है ना, वो उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कोई मान लो नेता विधायक 4-5 महीने पूरा साइन लगा ले जा रहा, 4-5 बड़ा हार ले जा जा, अच्छा किसी ने चुनाव आयोग को थोड़ी सी दे दी, सोचा अच्छा विधायक जी निकले हैं, हार्न बजाते हुए निकल गए हैं बढ़िया से, अच्छा चुनाव आयोग को अच्छा आने दो उसको, तुरंत कहेगा विधायकों ने पूरा पर्चा का कर उनको अरेस्ट कर दिया, जाओ अब तुम 5 साल बाद चुनाव लड़ना है ना। तो ये पावर आ जाती है किसके पास, ये पावर होती है हमारे चुनाव आयोग के पास। इसलिए जितने भी नेता होते हैं क्या एकदम शांत रहते हैं। अच्छा एक उदाहरण बताते हैं, जब मायावती जी हमारी क्या थी, एक सत्ता में थी, तो मायावती ने भी एक ऐसी बहुत भूल कर दी थी, उन्होंने कहा क्या था कि अब उन्होंने अपनी मतलब क्या किए थे, वो जो पिछले जाति वाले थे उनके पक्ष में एक मुद्दा बोल दिए थे, कुछ भाषण दे दिए थे, तो चुनाव किसी ने शिकायत की तो उनको कहा करें वो मायावती अपने तरफ अटैक कर रहे हैं। ठीक, तो चुनाव आयोग ने कहा किया था उनको 3 दिन तक, अब जैसे मान लीजिए इस चुनाव हमारे यहाँ कितने 23 को होने, 10 से चालू है, 10 को चालू है, अगर हम 5 तारीख 10 को चालू है तो 1 तारीख को सूचना जाए कि आप जो है 3 दिन तक कोई प्रचार नहीं कर सकते, है ना। तो आप कितना समझो कितनी मीटिंग अटेंड हुई। तो मायावती जी ने जो है थोड़ा बयान दे दिया था, तो उस पर चुनाव आयोग ने क्या तुरंत एक्शन लिया और उनको 3 दिन तक कोई भी प्रचार नहीं करवाया, यानी कि कोई भी किसी भी रैली में नहीं, वो आराम से घर में रहेंगे, है ना। तो उसमें कितनी सारी उनकी मीटिंग थी, सारी क्या हुई उनकी खराब हो गई, है ना। तो ये होता चुनाव। अच्छा अभी जब चुनाव हो रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बयान दिया था, तो चुनाव आयोग ने कहा क्या था, इनको भी 1 दिन के लिए बैन किया जाए, 1 दिन के कोई भी प्रचार नहीं कर सकते, है ना। तो चुनाव आयोग अगर चाहे आचार संहिता चल रही, अगर कोई इसमें सारे जितने नेता होते सब शांत रहते हैं, अगर कोई भी जरा सा मुद्दा तो तुरंत कर देगा 5 दिन जाओ प्रचार नहीं कर सकते, अब सुन लो बैठो आराम से घर में, है ना। तो ये होती है आचार संहिता, बहुत बार होता है आचार संहिता का, और हम तो चाहते ये कि आचार संहिता ये 5 साल लगी रहे, अगर 5 साल आचार संहिता लगी रहे तो बहुत देश अच्छा तरक्की करेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल कौन करता है, चुनाव आयोग, इसको कोई हटा भी नहीं सकता, हटाएगा तो महाभियोग लगाना पड़ेगा, है ना। तो सार संत नियम होता है इसके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा चुनाव आचार संहिता क्या होती है, और इसमें चुनाव आयोग करवाता कौन है, चुनाव आयोग करवाती है, क्या क्या उसकी शक्ति होती है, क्या क्या उसका पावर होता है। ठीक, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।